हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग, जो इंग्लिश की फ्लेमिंगो किताब से लिया गया है। इसकी लेखिका है अनीस जंग, जो भारत की एक जानी मानी लेखिका है। दरअसल ये उनकी मूल कृति स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड नाम की किताब से लिया गया है और इसके दो प्रमुख अंश है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहला अंश पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they have left, looking for gold in the big city where he now lives. दरअसल लेखिका एक दिन एक बालक को देखती है जो कचरे के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा है, तो उसे कहती है और पूछती है वो कि ये क्यों करते हो। तो साहिब कहता है, जो बालक है जिसका नाम है साहिब, वो कहता है कि मेरे पास और कुछ करने को है नहीं। और ये साहिब है ढाका से आया हुआ है क्योंकि वहाँ पे उनकी फसलें बर्बाद हो गई और घर बार उजड़ गया क्योंकि कोई भयानक तूफान सा आया हुआ होगा उस ज़माने में। तो लेखिका उसे कहती है, गो टू स्कूल, realizing immediately how hollow the advice might sound. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice might sound. तो लेखिका उसे कहती है कि जाओ स्कूल जाओ, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि ये सलाह कितनी खोखली साबित होगी। साहिब कहता है कि there is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो लेखिका साहिब को कहती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम कभी आओगे क्या? तो मुस्कुरा कर बच्चा कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। थोड़े दिन बाद उनकी मुलाकात फिर से होती है और बच्चा दौड़ के आके उनसे पूछता है कि क्या आपकी स्कूल बन गई? तो लेखिका कहती है, स्कूल इतनी जल्दी नहीं बनती। लेकिन उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि उन्होंने उस साहिब को एक ऐसा वादा किया जो जिसे शायद वो कभी पूरा नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे वादे साहिब की ज़िंदगी में बहुत होते थे और ये कोई वादा उसके लिए मायने रखता नहीं था। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. कुछ महीनों की जान पहचान के बाद लेखिका उसको पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो वो छोटा बच्चा जैसे ऐलान कर रहा हो वैसे कहता है कि मेरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक। और उसे उसके नाम का मतलब भी नहीं पता, और अगर पता भी होता तो उसे यकीन नहीं होता कि इतना गहरा नाम है उसका। वो तो बस गलियों में अपने 3-4 दोस्तों की टोली बनाकर घूमता रहता है और सुबह में जैसे पक्षी निकल पड़ते हैं वैसे ये टोली निकल पड़ती है और दोपहर तक गायब हो जाती है। और अभी तो लेखिका उन सब को पहचान भी लगी है चेहरे से। एक दिन एक को पूछती है वो, Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them from the shelf, he answers simply. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy, who has never owned a pair all his life. अब ये जो 3-4 लड़के हैं उनमें से एक को पूछती है लेखिका कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। तो लड़का कहता है कि मुझे मेरी मम्मी ने अलमारी से निकाल के चप्पल नहीं दिए। तो दूसरा कहता है अगर वो निकाल के भी देती तो ये शायद उसे फेंक देता।
और वो खुद ऐसे चप्पल पहना है जो मैचिंग नहीं करते, दूसरे ने भी ऐसे जूते पहने हैं जो मैच नहीं करते, और इन लोगों ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई जूते पहने ही नहीं। तो लेखिका कहती है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. लेखिका कहती है कि जब मैं देश को घूमती हूँ तो मैंने बहुत बच्चे देखे हैं गाँव में और शहरों में सड़कों पे जो नंगे पाँव घूमते हैं। शायद उनका ये रिवाज हो नंगे पाँव घूमना, ये एक ऐसा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या तो फिर ये कोई बहाना है ताकि वो अपनी गरीबी को बयान कर सके। I remember a story of a man from Udupi once told me, as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. लेखिका कहती है कि मुझे एक लड़के की कहानी याद आती है जो उडुपी से था और उसके पिता मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, और हर रोज़ वो लड़का स्कूल जाने से पहले मंदिर में रुकता था और वहाँ पे भगवान की मूर्ति के आगे वो प्रार्थना करता था कि मुझे जूते दिला दो। 30 साल बाद लेखिका उसी शहर में जाती है और वहाँ पे देखती है कि अब जो वहाँ नया पुजारी है उसके लड़के ने एक वर्दी पहन रखी है और उसके पैरों में जूते भी है। शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। ऐसे कई जवान बच्चे हैं जो आजकल शूज़ पहन लेते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जो इस तरह से कचरा कूड़ा उठाने के काम करते हैं और जिनके पैरों में जूते नहीं होते। एक दिन साहब लेखिका को अपने घर पे लेके जाता है जहाँ पे वो रहता है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Saab's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get the names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than identity. तो एक दिन साहब, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो एक दिन लेखिका को अपने घर के इलाके में लेके जाता है जिसका नाम है सीमापुरी, और दिल्ली शहर से बाहर है वो, लेकिन ऐसा लगता है कि मीलों दूर है वो। एक ज़माने में ये वीराना हुआ करता था, आज भी है, और यहाँ पे मिट्टियों के कुछ मकान बने हुए हैं जिस पे टिन की छत है और कई जगह पे टारपोलिन भी है। यहाँ पे करीब 10,000 लोग रहते हैं, और ये लोग आए थे 1971 यानी 1971 की बांग्लादेश की जब लड़ाई हुई तब बांग्लादेश से यहाँ पे आके बस गए थे। इनके पास कोई अपनी पहचान के कार्ड नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। इससे वो लोग अनाज और चावल दाल सब ले सकते हैं। अगर दिन के समाप्त होने के वक्त अगर उनको खाना मिल जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। यही बात कुछ औरतें वहाँ पे फटी हुई साड़ियों में थी, उन्होंने बात ये कही। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired a proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread. A roof over their heads, even if it is a leaking roof, for a child it is even more. तो इन लोग को तो जहाँ पे भी खुराक मिल जाती है वहीं पे वो अपना तंबू लगा देते हैं और रहने लगते हैं। बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं और माँ बाप की मदद करते हैं ताकि सबको दिन के आखिर में खाना मिल सके। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, और जीवन निर्वाह चलाने के लिए इनको कचरा और कूड़ा उठाना पड़ता है।
लेकिन इन लोग ने ये चीज़ को एक कला के लेवल पे पहुंचा दिया है। कूड़ा कचरा इनके लिए कोई खजाने से कम नहीं, क्योंकि इससे उनको अपनी रोज़ी रोटी मिलती है और इसी वजह से उनके सर पे छत है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that children, garbage has a different meaning from what it means to their parents. तो साहिब कहता है कि कभी कभार मुझे 1 रुपये की नोट मिल जाती है कचरे में से, कभी कभार 10 रुपये की नोट भी मिल जाती है। तो कूड़े कचरे का मतलब बच्चों के लिए कुछ और है और उनके माँ बाप के लिए कुछ और है। बच्चों के लिए तो जैसे ये कोई तोहफा हो और वो इतनी खुशी से उनको खंगालते रहते हैं, लेकिन बड़ों के लिए तो ये बचने का एक तरीका है, अपनी ज़िंदगी बचाने का। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing by the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. एक सुबह में जब बहुत सर्दी होती है तब लेखिका साहिब को देखती है कि वो पड़ोस की क्लब के दरवाजे के बाहर खड़ा है और अंदर देख रहा है। अंदर टेनिस का मैच जारी है और 2 अमीर घर के बच्चे वहाँ पे टेनिस खेल रहे हैं। दोनों ने एकदम सफ़ेद लिबास पहन के टेनिस खेलना शुरू किया है। तो साहिब कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है और लेकिन वो संतुष्ट है दरवाजे से इस गेम को देखना। मैं अंदर तभी जाता हूँ जब ग्राउंड में कोई होता नहीं है। ये जो चौकीदार है मुझे कभी कभार झूले पे झूले देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of explanation. साहिब ने खुद ने टेनिस के जूते पहन रखे हैं जो उसकी शर्ट और शॉर्ट्स के साथ मेल नहीं खाते। वो इसको एक्सप्लेन करता है कि किसी ने मुझे दिए हैं ये। The fact that there are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. हो सकता है ये किसी अमीर घर के बच्चे के जूते हो और कोई छोटी सी उसमें कुछ खराबी हो ताकि उसने वो जूते निकाल दिए, अब वो पहनना नहीं चाहता उसको और ये दान में दे दिए। लेकिन साहिब को इसकी कोई परवाह है नहीं। जिस बालक ने हमेशा नंगे पाँव चलना सीखा हो उसके लिए अगर कोई थोड़ी सी खराबी वाला जूता है तो ये कोई सपना है जो सच हुआ है उसके बराबर। लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। आज सुबह लेखिका उसे देखती है कि वो दूध की दुकान पे जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। वो कहता है कि अभी मैं चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ और अभी दूध लेने जा रहा हूँ ताकि चाय बन सके। मुझे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और सारे मेरे खाने हैं वो भी मिलते हैं मेरे मालिक की तरफ से। क्या तुम्हें अपनी नौकरी पसंद है, मैं उसे पूछती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पे जो पहले बिंदासपन था वो खो गया है, लेकिन वो स्टील का कैनिस्टर था जो काफ़ी वज़नी है और उसकी जो पहले कचरे की बैग हुआ करती थी प्लास्टिक बैग, वो काफ़ी हल्की फुल्की थी, लेकिन ये अभी वज़नी स्टील कैनिस्टर लेके चल रहा है। जो बैग तो उसकी थी लेकिन कैनिस्टर किसी और का है। अब साहिब अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं रहा, वो अभी किसी और का नौकर बन चुका है और उसकी वजह से उसके मुंह पर ग्लानि भाव है। तो यहाँ पे हमारा पहला अंश ख़त्म होता है। प्लीज़ फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स एंड सजेशंस डाउन बिलो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।